नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। हमने सीपीसी में पहले सेक्शन 11 रेस जुडिकेटर तक पढ़ा था। अब आगे हम आज प्लेस ऑफ सुइंग, वाद दायर करने का स्थान कहाँ पर होगा, यानी उसके प्रोविज़न कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं। तो वाद दायर करने का स्थान से संबंधित प्रोविजंस दिए हुए हैं सेक्शन सीपीसी में सेक्शन 15 से लेके 20 तक, और उसके बारे में आगे ऑब्जेक्शन करना है तो 21 आवेदन कौन से न्यायालय में करना होगा वो सेक्शन 22 और 23 में बताया है। और आगे अंतरण ट्रांसफ़र करवाना है या उसका प्रत्याहरण करवाना है, वाद का विड्रॉ करना है, तो वो प्रोविज़न बताए हैं सेक्शन 24 और 25 में बताए हुए। तो आज हम सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 25 तक सीपीसी में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 15 सामान्य नियम बताता है वाद दायर करने के स्थान के संबंध में। वाद दायर करने का स्थान कौन सी अधिकारिता हुई न्यायालय की? स्थानीय अधिकारिता। स्थानीय अधिकारिता यानी स्थान से संबंधित अधिकारिता दी है वो स्थानीय अधिकारिता। तो सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 20 तक न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बारे में उल्लेख किया गया है। विषय वस्तु से संबंधित अधिकारिता का उल्लेख कहाँ पर किया गया था? सेक्शन 9 में किया गया था। तो स्थानीय अधिकारिता का उल्लेख सेक्शन 15 से लेके 20 तक किया गया है, उसमें हम आज देखते हैं। सेक्शन 15 में सामान्य नियम बताया गया है कि कोई भी वाद दायर करना है तो कौन से न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा? निम्नतम कोटि में, लेकिन जो सक्षम होना चाहिए। हर सिविल वाद निम्नतम कोटि के सक्षम न्यायालय में, सिविल न्यायालय में वाद फाइल किया जाएगा। यानी कोई भी सिविल वाद करना है तो आप न्यायालय की कौन सी अधिकारिता देखेंगे? धन संबंधी अधिकारिता देखेंगे। यानी उस न्यायालय की आर्थिक अधिकारिता देखेंगे कि कौन से न्यायालय में वाद फाइल किया जाना चाहिए। यहाँ पर ये आज्ञात्मक सेक्शन 15 की जो लैंग्वेज है वो आज्ञात्मक प्रोविजन प्रावधान करती है। शैल का प्रयोग किया गया है, यानी सबसे पहले लोअर श्रेणी के, लेकिन जो सक्षम होना चाहिए उस न्यायालय में वाद फाइल करना चाहिए। ये एक प्रक्रिया का विषय है। प्रक्रिया का सेक्शन 15 जो है वो एक प्रक्रिया का उल्लेख करती है। यह सेक्शन 15 उच्चतर न्यायालय को यानी हायर कोर्ट को वाद का संज्ञान करने से वर्जित नहीं करती है। ये प्रक्रिया बताती है कि सबसे पहले जो वाद है वो लोअर श्रेणी के, लेकिन सक्षम न्यायालय में वाद फाइल किया जाना चाहिए। ये प्रावधान क्यों किया गया है कि उच्चतर न्यायालयों में यानी हायर जो न्यायालय हैं उनमें वादों की संख्या अधिक ना हो, यानी बैलेंस बनाए रखने के लिए ये सेक्शन 15 का प्रयोग किया गया है। सेक्शन 15 में बताया है कि निम्नतम न्यायालय लेकिन सक्षम होना चाहिए, कंपिटेंट कोर्ट होना चाहिए। अगर किसी को 3 लाख का वाद फाइल करना है, 3 लाख की विषय वस्तु का कोई वाद फाइल करना है, तो वो कौन से न्यायालय में वाद फाइल करेगा? 3 लाख तक की विषय वस्तु का वाद फाइल करना है तो जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड की अधिकारिता कहाँ तक की है? 2 लाख तक के वादों की सुनने की अधिकारिता। सिविल न्यायालय वरिष्ठ खंड की 2 लाख से 5 लाख तक की। तो यहाँ लोअर और सक्षम न्यायालय कौन सा होगा? सिविल न्यायालय वरिष्ठ खंड सक्षम न्यायालय होगा। कनिष्ठ खंड इस वाद को सुनने के लिए सक्षम कंपिटेंट कोर्ट नहीं है, क्योंकि उसकी आर्थिक अधिकारिता सिर्फ 2 लाख तक की विषय वस्तु की है। 2 लाख तक की विषय वस्तु की, इसलिए
अगर 3 लाख तक की विषय वस्तु का कोई वाद फाइल करना है तो कौन से न्यायालय में वाद फाइल किया जाएगा? सिविल न्यायालय वरिष्ठ खंड में वाद फाइल किया जाएगा, वो उसको सुनने के लिए सक्षम है। ठीक है, ये सामान्य नियम था, सेक्शन 15 में दिया गया था। अब सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 18 तक स्थावर संपत्ति से संबंधित वादों को कहां पर दायर किया जाएगा, कौन से स्थान पे दायर किया जाएगा, उसके बारे में प्रोविजन करती है। तो सेक्शन 16 बताती है कि स्थावर संपत्ति से संबंधित वादों को, जहां वाद की विषय वस्तु स्थावर या अचल संपत्ति है, उन वादों का कहां पर संस्थित किया जाएगा। तो सीपीसी और अन्य किसी विधि के अधीन रहते हुए, धन संबंधी या अन्य परिसीमाओं के अधीन रहते हुए हर स्थावर संपत्ति से संबंधित वाद, जैसे स्थावर संपत्ति की रिकवरी के लिए चाहे भाटक सहित यानी किराए सहित हो या लाभों के सहित या रहित हो, स्थावर संपत्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी से संबंधित कोई वाद है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी के पार्टीशन विभाजन कराने से संबंधित कोई वाद है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया गया था तो उसके बंधक किया गया था या चार्ज बाहर रखा गया तो उसको मोचन या पूर्वबंध फॉरफीचर से संबंधित कोई वाद है, या अचल संपत्ति में किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार या हितों का अवधारण करना हो, या स्थावर संपत्ति के प्रति कोई दोष किया गया है तो उससे प्रतिकर या क्षतिपूर्ति से संबंधित कोई वाद हो, या करस्तम या कुर्के के अधीन वस्तुतः चल संपत्ति। बाकी वाले क्या बात थे? स्थावर संपत्ति से। जो लास्ट है वो करस्तम या कुर्की के लिए वस्तुतः चल संपत्ति जो रखी गई है उसकी रिकवरी से संबंधित कोई वाद है। तो ये सारे वाद कहाँ? सेक्शन 16 में लेके ए से लेके एफ तक के जो वाद है, सेक्शन 16 में ए से लेके एफ तक के जो वाद है वो कहाँ पर दायर किए जाएंगे? उस स्थान पर दायर किए जाएंगे जहां पर वो अचल संपत्ति स्थित है, जहां पर वो विद्यमान है, अचल संपत्ति स्थित है, उस स्थानीय अधिकारिता में वो वाद फाइल किया जाएगा। लेकिन अगर प्रतिवादी के पास स्थावर संपत्ति का कब्जा है या प्रतिवादी से हितबद्ध संसर्गी व्यक्ति के पास उस स्थावर संपत्ति का कब्जा है और उस संपत्ति के प्रति कोई दोष किया गया है या क्षति की गई है और उससे संबंधित कोई प्रतिकर वसूल करना है, तो इस प्रतिवादी के विरुद्ध सव्य आज्ञानुवर्तन द्वारा वाद फाइल किया जा सकता है। सव्य आज्ञानुवर्तन क्या होता है? सव्य आज्ञानुवर्तन से तात्पर्य है कि डिग्री का निष्पादन दो तरीके से होता है। एक तो प्रतिवादी के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्रवाई करके या प्रतिवादी की संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई करके डिग्री का निष्पादन करवाया जाता है। तो सव्य आज्ञानुवर्तन यानी प्रतिवादी के पास में ऐसी कोई अन्य स्थावर संपत्ति है जिससे डिग्री का निष्पादन करवाया जा सकता है। यानी ए प्रॉपर्टी है, उसके लिए तो न्यायालय में क्या है, वाद चल रहा है, उससे संबंधित क्षतिपूर्ति का कोई वाद चल रहा है, लेकिन प्रतिवादी के पास में बी नाम की अन्य और भी संपत्ति है, तो डिग्री का निष्पादन उस बी संपत्ति के विरुद्ध करवाया जा सकता है। तो वाद कहां पर फाइल किया जा सकता है? जहां प्रतिवादी वस्तुतः निवास करता है, कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए कोई काम करता है, तो उस स्थान पर भी वाद फाइल किया जा सकता है। समझ आया? सेक्शन 16 कहता है कि स्थावर संपत्ति से संबंधित वाद है वो कहां पर फाइल किया जाएगा? पहले तो उस स्थान पर फाइल किया जाएगा जहां पर स्थावर संपत्ति वस्तुतः स्थित है, लेकिन जहां प्रतिवादी
की संपत्ति के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन करवाया जा सकता है, तो वाद उस स्थान पर भी फाइल किया जा सकता है जहां प्रतिवादी निवास करता है, कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए कोई काम करता है। सन 1976 में सेक्शन 16 में संशोधन किया गया और स्पष्टीकरण था इसमें फर्स्ट जो स्पष्टीकरण था उसको रिपील हटा दिया गया, जो ये बताता था कि अस्थायी निवास को भी शामिल किया गया था, जिसको डिलीट कर दिया गया है। निवास स्थान से तात्पर्य है कि जहां पर प्रतिवादी वस्तुतः वास्तविक रूप से और स्थायी रूप से निवास करता है, उस स्थान पर वाद फाइल किया जा सकता है। कारोबार करता है शब्द का तात्पर्य व्यक्तिगत कार्रवाइयों के लिए। क्या सरकार कारोबार करती है? नहीं करती। तो कोई विधिक व्यक्ति कारोबार करता है तो उसके विरुद्ध कहां पर वाद फाइल किया जाए? तो ये कारोबार करता या अभिलाभ के लिए कोई काम करता है, ये व्यक्तिगत प्रतिवादी के लिए ही यूज किया गया, ये विधिक व्यक्ति पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। सेक्शन 16 में एक स्पष्टीकरण दिया गया है कि इस धारा में जो संपत्ति शब्द है वो भारत में स्थित संपत्ति है, स्थावर संपत्ति भारत में स्थित संपत्ति के लिए यूज किया गया है। ठीक है। सेक्शन 17 कहती है कि जब स्थावर संपत्ति विभिन्न न्यायालयों की स्थानीय अधिकारिताओं के भीतर आती है तो वाद कहां पर फाइल किया जाएगा? सेक्शन 17 की लैंग्वेज से स्पष्ट होता है कि जहां पर स्थावर संपत्ति विभिन्न न्यायालयों की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत आती है तो वाद उनमें से किसी भी न्यायालय में वाद फाइल किया जा सकता है जिसमें उस स्थावर संपत्ति का कोई भाग स्थित है उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में। लेकिन परंतु दिया हुआ है वो न्यायालय उस संपूर्ण विषय वस्तु को सुनने के लिए सक्षम भी होना चाहिए। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई एक भूमि है, लैंड है, स्थावर संपत्ति है, उसका पूर्व लगता है कोलायत में, उसका पश्चिम लगता है लूनकंसर में और उसका पूर्व पश्चिम दक्षिण अलग अलग जिलों में लगते हैं या अलग अलग जिले की स्थानीय सीमाओं में लगते हैं। कोलायत न्यायालय भी सुन सकता है उसको, लूनकंसर न्यायालय भी सुन सकता है उसको, नापासर या बज्जू वगैरह जो भी न्यायालय है वो उसको सुन सकते हैं। लेकिन अगर उस विषय वस्तु का संपूर्ण विषय वस्तु का मूल्य अगर 5 लाख से ऊपर का है, 5 लाख से ऊपर का है, तो फिर कौन सा न्यायालय सुनेगा उसे? जिस जिले या जिस स्थान पर जिला न्यायालय स्थित होगा वही न्यायालय सुन सकता है, क्योंकि सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड या वरिष्ठ खंड है। जहां पर जैसे नापासर, कोलायत वगैरह में सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड या वरिष्ठ खंड है, वो उस वाद को सुनने के लिए, संपूर्ण वाद को सुनने के लिए सक्षम नहीं है। हालांकि नापासर में लगता है तो वो अगर 2 लाख से नीचे के ही स्थान आ रहा है तो वो सुन सकता है 2 लाख, लेकिन वो संपूर्ण विषय वस्तु के वाद को सुनने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए जिस स्थान पे जिला न्यायालय होगा जो उस संपूर्ण विषय वस्तु को सुनने के लिए सक्षम है, वो न्यायालय उस वाद का संज्ञान लेगा, यानी वाद उस स्थान पर फाइल किया जाना चाहिए जिसमें उस संपूर्ण विषय वस्तु को सुनने की अधिकारिता विद्यमान हो। नेक्स्ट आता है सेक्शन 18। सेक्शन 18 कहता है कि जहां न्यायालयों की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित है वहां वाद कहां संस्थित किया जाएगा? न्यायालय की स्थानीय सीमाएं किसके द्वारा तय की जाती है? राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित करके तय की जाती। लेकिन अगर कोई स्थावर संपत्ति 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में की स्थानीय सीमाओं में आती है और
यह तय नहीं है या यह निश्चित नहीं किया गया कि इस स्थानीय अधिकारिता की विषय वस्तु को सुनने की अधिकारिता कौन से न्यायालय को है। तो वाद उन न्यायालयों में से किसी भी स्थानीय अधिकारिता में फाइल किया जा सकता है, लेकिन वाद पत्र में इस कथन का भाव होगा या ये कथन उल्लेखित किया जाएगा कि न्यायालय की स्थानीय सीमाएं तय न होने के कारण या अनिश्चित होने के कारण ये वाद आपके न्यायालय में फाइल किया जा रहा है। तो फिर वो न्यायालय उस वाद का संज्ञान ऐसे करेगा कि मानो उसी की स्थानीय अधिकारिता में वाद फाइल किया गया था। ये स्थानीय अधिकारिता वाद की प्रकृति और मूल्य की दृष्टि से अधिकारिता है। अब न्यायालय की अधिकारिता थी या नहीं थी, इस क्वेश्चन को अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय तब तक अनुज्ञात यानी ध्यान या अनुज्ञात या सुनेगा नहीं जब तक कि अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय को ये ना लगे कि प्रथम वार वाले न्यायालय यानी जब वाद संस्थित किया गया था उस समय वाद सुनने की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के पास कोई युक्तियुक्त आधार ही नहीं है कि मुझे सुनने की अधिकारिता है या नहीं है। वो वाद को सुनता है और संज्ञान लेता है, और जिसके कारण न्याय की निष्फलता नहीं हुई है तो अपील न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय उस ऑब्जेक्शन को या उस आक्षेप को ध्यान नहीं देगा या अनुज्ञात नहीं करेगा। यानी अपील न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय को लगना चाहिए कि प्रथम वार वाले न्यायालय यानी जब वाद संस्थित किया गया था उस वार जब संस्थित किया गया था तब न्यायालय के पास अधिकारिता को निश्चित करने के लिए या अधिकारिता सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त आधार था और उसने तय नहीं किया, जिसके कारण न्याय नहीं हो पाया, न्याय की निष्फलता हुई है, तो ही अपील न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय उस ऑब्जेक्शन को सुनेगा। ठीक है। सेक्शन 19 सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 18 तक स्थावर संपत्ति से संबंधित वादों को दायर करने के बारे में बताया। सेक्शन 19 शरीर या जंगम संपत्ति से संबंधित वादों को कौन से स्थान पे दायर किया जाएगा, यानी शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति अगर कोई दोष किया गया है और उसके लिए प्रतिकर वसूल करना है तो वाद कौन से स्थान पे वाद फाइल किया जाएगा। तो शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति अगर कोई दोष किया गया है और वो दोष किया गया और उस दोष के लिए प्रतिकर वसूली के लिए कोई वाद फाइल करना है तो वाद उस स्थान पर फाइल किया जा सकता है जहां पे वाद कारण कोज ऑफ एक्शन उत्पन्न हुआ है या जहां पर प्रतिवादी निवास करता है, कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए कोई काम करता है। दोनों स्थान याद बोला है मैंने, वाद कारण उत्पन्न हुआ है या जहां प्रतिवादी कारोबार करता है, निवास करता है या अभिलाभ के लिए कोई काम करता है, उन स्थान पे वाद फाइल किया जा सकता है। ये विकल्प वादी के पास उपलब्ध है कि वादी चाहे तो उस स्थान पे वाद फाइल कर सकता है जहां कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हुआ है या जहां प्रतिवादी निवास करता है, कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए कोई काम करता है। वादी के पास ये जो विकल्प है ये सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन रहते हुए, ऐसा नहीं है कि वादी मनमर्जी जहां वाद फाइल कर देगा। सीपीसी जहां प्रावधान करती है, जिस न्यायालय को सक्षम बनाती है उसी न्यायालय में वाद फाइल किया जाएगा, अन्य न्यायालय में वाद फाइल नहीं किया जा सकता। यानी वादी की मनमर्जी पे नहीं, वादी के पास दो विकल्प जरूर है कि जहां पर कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हुआ है या जहां पर प्रतिवादी निवास करता है, कारोबार करता है, अभिलाभ के लिए कोई काम करता है, उस स्थान पर वाद फाइल कर सकता है। एग्जाम्पल जैसे कि ए की मानहानि हुई जयपुर में, ए की मानहानि का जो समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ वो जयपुर में हुआ। ए बीकानेर में निवास करता था और प्रतिवादी दिल्ली निवास करता था। तो जो ए बीकानेर में निवास कर रहा है
उसके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि वो प्रतिकर वसूली के लिए वाद कहाँ पर फाइल कर सकता है, या तो जहां कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हो यानी जयपुर में कर सकता है, या जहां पर प्रतिवादी निवास करता है यानी दिल्ली में कर सकता है। दो ऑप्शन वादी के पास रहते हैं, वो किसी भी स्थान पे वाद फाइल कर सकता है। सेक्शन 20 अन्य वाद कहां पर संस्थित किए जाएंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। स्थावर संपत्ति से संबंधित प्रोविजन 16 से 18 तक, जंगम संपत्ति और शरीर से संबंधित वादों के लिए प्रतिकर प्राप्त करना है तो वो सेक्शन 19 में। अन्य जो वाद हैं उनको कहां पर संस्थित किया जाएगा, तो पूर्वोक्त धाराओं के अधीन रहते हुए न्यायालय की स्थानीय अन्य वाद न्यायालय की स्थानीय अधिकारिताओं में फाइल किए जा सकते हैं, जैसे संविदा से संबंधित वाद है, विवाह विच्छेद से संबंधित वाद है, भरण पोषण से संबंधित वाद है, वो कहां पर फाइल किए जाएंगे। इसमें 3 पॉइंट है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट कि अन्य वाद कहां पर फाइल किए जा सकते हैं, जो सेक्शन 16 से लेकर 19 तक फाइल नहीं किए जा सकते उन वादों के लिए यहां पर सेक्शन 20 में प्रोविजन किया गया है। 3 पॉइंट है, ध्यान से सुने। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जहां कई प्रतिवादी हैं और सभी के सभी प्रतिवादी एक ही न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर निवास करते हैं तो वाद वहां पर फाइल किया जा सकता है। जैसे ABCD 5 व्यक्ति हैं, पांचों ABCDEF 5 प्रतिवादी हैं और सारे के सारे बीकानेर में निवास कर रहे हैं, तो उनके विरुद्ध कोई वाद फाइल करना है तो बीकानेर में वाद फाइल किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट कि जहां कई प्रतिवादी हैं और सारे के सारे प्रतिवादी अलग अलग न्यायालय की स्थानीय अधिकारिताओं में निवास करते हैं, सारे के सारे प्रतिवादी न्यायालय की अलग अलग स्थानीय अधिकारिताओं में निवास करते हैं, जैसे एक कोलायत में, एक नोखा में, एक लूण कंसर में, एक नापासन में, एक बज्जू में, अलग अलग डूंगरगढ़ में, बीकानेर में अलग अलग स्थानों पे निवास करते हैं। तो अब वाद फाइल कहाँ पे किया जाएगा, तो उस स्थान पे वाद फाइल किया जा सकता है जहां पर कोई एक प्रतिवादी निवास करता है, लेकिन इसके लिए 2 शर्तें आवश्यक है। उस एक प्रतिवादी की स्थानीय अधिकारिता में वाद फाइल किया जा सकता है, लेकिन न्यायालय की पूर्व अनुमति से और अनिवासी प्रतिवादियों की सहमति से। और अगर कोई एक वादी चाहता है, वादी बीकानेर का एक प्रतिवादी बीकानेर में भी निवास कर रहा है, तो वादी चाहता है कि मैं बीकानेर में वाद फाइल कर दूं जहां पर एक प्रतिवादी निवास करता है, तो वादी को वाद फाइल करने से पहले न्यायालय की अनुमति लेनी होगी और अनिवासी नोखा, नापासा, लूण कंसर, डूंगरगढ़ वाले प्रतिवादियों की सहमति भी लेनी होगी, तभी वो एक प्रतिवादी की स्थानीय अधिकारिता में वाद फाइल कर सकता है। थर्ड पॉइंट, या जहां वाद हेतुक पूर्णतः या भागतः उत्पन्न हुआ है, इन तीनों में से वो वादी कहीं पर भी वाद फाइल कर सकता है। तीनों पॉइंट कि कई प्रतिवादी थे, सारे के सारे एक स्थानीय अधिकारिता में निवास करते थे वहां पर, या कई प्रतिवादी थे एक की स्थानीय अधिकारिता में वाद फाइल किया जा रहा है, या जहां वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है, भागता है या पूर्णतः या भागतः उत्पन्न हो, स्थान पे वाद फाइल किया जा सकता है। अन्य प्रकार के वाद जो फाइल किए जाते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि संविदा पर आधारित कोई वाद है तो जहां पर संविदा हुई, जहां पर संविदा उत्पन्न हुई, जहां पर संविदा भंग हुई उस स्थान पे वाद फाइल किया जा सकता है। या कोई भागीदारी हुई थी मालिक और अभिकर्ता के बीच में, साझेदार एजेंसी की संविदा, जहां एजेंसी हुई, जहां एजेंसी का विखंडन हुआ वहां पर,
या बैंकर या ग्राहक से संबंधित कोई वाद है, या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित कोई वाद है जहां विरचना हुई, जहां उसका खंडन हुआ, या दाम्पत्य पुनर्स्थापना से संबंधित कोई वाद है, या व्यापार चिन्ह या कॉपीराइट से संबंधित कोई वाद है, तो वो वाद कहाँ पर फाइल किए जाएंगे? ये सारे अन्य वाद थे, इनको सेक्शन 20 के तहत उस स्थान पर फाइल किया जाएगा जहां पर जो सेक्शन 20 में मैंने 3 पॉइंट बताए उनमें से किसी भी स्थान पर वाद फाइल किया जा सकता। अब सेक्शन 21 बताता है कि अधिकारिता के बारे में ऑब्जेक्शन आक्षेप करना है तो कब किया जा सकता है। सेक्शन 21 में भी 3 पॉइंट हैं, इनको ध्यान से सुन। फर्स्ट पॉइंट स्थान के बारे में ऑब्जेक्शन है। सेकंड पॉइंट धन संबंधी अधिकारिता के बारे में ऑब्जेक्शन। थर्ड पॉइंट डिक्री के निष्पादन न्यायालय की अधिकारिता के बारे में ऑब्जेक्शन है। फर्स्ट स्थान, दूसरा आर्थिक अधिकारिता, थर्ड है डिक्री के निष्पादन करने वाले न्यायालय की अधिकारिता के बारे में ऑब्जेक्शन। तो फर्स्ट ऑब्जेक्शन यानी अधिकारिता के स्थान संबंध के वाद लाने के स्थान के संबंध में कोई ऑब्जेक्शन करना है तो वो ऑब्जेक्शन अपील न्यायालय या रिवीजन न्यायालय तब तक अनुज्ञात नहीं करेगा या सुनेगा नहीं जब तक उसे ना लगता है कि ऑब्जेक्शन अपील न्यायालय या रिवीजन न्यायालय को नहीं लगता है कि यह ऑब्जेक्शन प्रथम वार वाले न्यायालय में सर्वप्रथम अवसर पर उठाया गया था, या जहां पर विवाद इशू फ्रेम होते हैं, विवादक स्थिर होते हैं, विवादक स्थिरीकरण के समय या उससे पूर्व उठाया हो, या इसके परिणाम स्वरूप न्याय की निष्फलता हुई हो तो ही वो सुनेगा, अन्यथा नहीं सुनेगा। यानी अपील या रिवीजन न्यायालय स्थान के संबंध में ऑब्जेक्शन तब तक नहीं सुनेगा जब तक उसे लगता है कि प्रथम वार वाले न्यायालय में ये उठाया ही नहीं गया था, या विवादक स्थिरीकरण समय या उससे पूर्व नहीं उठाया गया था, या इसके परिणाम स्वरूप न्याय की निष्फलता नहीं हुई है, तो वो उस स्थान के संबंध में ऑब्जेक्शन को नहीं सुनेगा। सेकंड पॉइंट, न्यायालय की आर्थिक अधिकारिता के बारे में ऑब्जेक्शन को अपील न्यायालय या रिवीजन न्यायालय नहीं सुनेगा जब तक कि अपील न्यायालय या रिवीजन न्यायालय को ना लगे कि सर्वप्रथम न्यायालय में ये उठाया गया था या उठाया नहीं गया था, या विवादक स्थिरीकरण के समय या उससे पूर्व नहीं उठाया गया था, या इसके परिणाम स्वरूप न्याय की निष्फलता नहीं हुई है, तो वो नहीं सुनेगा। लैंग्वेज है वो नेगेटिव है, नकारात्मक है कि नहीं सुनेगा, न्याय की निष्फलता नहीं हुई है। अगर न्याय की निष्फलता हुई है, न्याय नहीं हो पाया है, तो अपील न्यायालय रिवीजन न्यायालय उसको सुनेगा। थर्ड पॉइंट आता है डिक्री का एग्जीक्यूशन या उसका निष्पादन करने वाले न्यायालय की अधिकारिता के बारे में ऑब्जेक्शन है। तो अपील न्यायालय या रिवीजन न्यायालय डिक्री निष्पादन करने वाले न्यायालय की अधिकारिता के बारे में कोई ऑब्जेक्शन तब तक नहीं सुनेगा जब तक उसे ना लगे कि निष्पादन करने वाले न्यायालय में यथासंभव, यहाँ विवादक नहीं बोल रही हूँ क्योंकि डिक्री का निष्पादन की अधिकारिता के बाद न्यायालय की अधिकारिता के बारे में ऑब्जेक्शन है, इसलिए अपील न्यायालय या रिवीजन न्यायालय उस ऑब्जेक्शन को तब तक नहीं सुनेगा जब तक उसे लगे कि निष्पादन करने वाले न्यायालय के समक्ष सर्वप्रथम अवसर पर यह उठाया नहीं गया था, या इसके परिणाम स्वरूप न्याय की निष्फलता नहीं हुई है, तो वो नहीं सुनेगा। अगर इसके परिणाम स्वरूप न्याय निष्फल हुआ है, न्याय नहीं हो पाया, तो अपील न्यायालय रिवीजन न्यायालय सुन सकता है। ये सेक्शन 21 था। सेक्शन 21A सन 1976 में अमेंडमेंट करके 21A सेक्शन 21A जोड़ा गया है। इसमें ये बताया है कि वाद दायर करने के स्थान के बारे में कोई ऑब्जेक्शन पर कोई डिक्री आ गई
और उस डिक्री को अपास्त करने के लिए कोई नया वाद फाइल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सेक्शन 21 जो है सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा को ही विस्तारित करता है कि जैसे सेक्शन 21 में स्थान संबंध में ऑब्जेक्शन किया गया, अपील न्यायालय, रिवीजन न्यायालय ने सुना नहीं और डिक्री आ गई। एग्जाम्पल, किसी न्यायालय को स्थान संबंधी अधिकारिता नहीं थी और उसने डिक्री पारित कर दी, फिर उसे अपील या रिवीजन में उसका ऑब्जेक्शन भी नहीं किया गया, फिर वही पक्षकार जिसमें डिक्री आई थी, वही पक्षकार उसी हक के अधीन एक नया वाद फाइल करना चाहते हैं कि जो डिक्री आई थी उस डिक्री को अपास्त कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि जिस न्यायालय ने डिक्री पारित की थी उस न्यायालय को उस वाद को सुनने की स्थानीय अधिकारिता नहीं थी, तो ऐसा वाद लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी के लिए वाद का वर्जन करता है, रेस जुडिकेटा लागू करता है। इसमें स्पष्टीकरण जो दिया गया है पूर्ववर्ती वाद सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा में जो सेक्शन 11 का जो फर्स्ट स्पष्टीकरण था वही स्पष्टीकरण इससे समान है। पूर्ववर्ती वाद से तात्पर्य ऐसे वाद से है जिसका विनिश्चय किया जा चुका, पहले विनिश्चय किया जा चुका। यानी अगर कोई दो वाद फाइल किए गए, समांतर बराबर वाद फाइल किए गए और किसी वाद में पहले डिक्री आ गई, यानी स्थान संबंधी ऑब्जेक्शन वाली डिक्री आ गई, मान लो उस न्यायालय को अधिकारिता नहीं थी और फिर भी डिक्री आ गई, फिर उस डिक्री को अपील या रिवीजन में ऑब्जेक्शन में सुना नहीं गया। अब जो दूसरा वाद था उसमें यह आवेदन किया जाता है या नया वाद फाइल किया जाता है कि उस न्यायालय को स्थान संबंधी अधिकारिता नहीं थी, इसलिए उस डिक्री को अपास्त किया जाए। ऐसा दूसरा वाद लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये जो स्पष्टीकरण है सेक्शन 11 के फर्स्ट स्पष्टीकरण के समांतर है, या उसके समान है कि पूर्ववर्ती वाद से आश्चर्य ऐसे वाद से है जिसमें वाद दायर करने की तारीख नहीं देखी जा रही है, बल्कि डिसीजन की तारीख देखी जा रही है कि जो डिक्री आई थी जिसके बारे में ऑब्जेक्शन किया जा रहा है वो पूर्ववर्ती वाद समझा जाएगा। ये सेक्शन 21 से था जो 1976 में संशोधन करके जोड़ा गया था, सीपीसी में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था। सेक्शन 22 और 23 एक साथ पढ़ते हैं। सेक्शन 22 ये कह रहा है कि जहां पर वादी के पास विकल्प कहां पर था, सेक्शन 19 में था, सेक्शन 20 में था कि वाद वो कहीं पर भी फाइल कर सकता है। जहां वाद दो या दो से अधिक स्थानीय अधिकारिताओं में आता है वहां वो वाद फाइल कर सकता है। सेक्शन 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में जो वादी के पास विकल्प था उनमें से अगर वादी किसी एक स्थानीय न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में वाद फाइल कर देता है, सेक्शन 22 का बता रही हूं कि जहां वाद एक से अधिक न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में संस्थित किया जा सकता था और वादी ने किसी एक स्थानीय अधिकारिता में वाद फाइल कर दिया। अब कोई ऐसा प्रतिवादी है जिसकी स्थानीय अधिकारिता में वाद फाइल नहीं, मान लो वाद बीकानेर में फाइल हुआ और प्रतिवादी निवास कर रहा है जयपुर में। अब जो प्रतिवादी जयपुर वाला है वो उस वाद को अंतरित कराना चाहता है, यानी वो उस वाद को जयपुर न्यायालय में अंतरित करवाना चाहता है, तो उसे जयपुर वाले प्रतिवादी को क्या है, न्यायालय में आवेदन करना होगा वाद को अंतरित करवाने के लिए। लेकिन आवेदन करने से पहले जहां वो न्यायालय में आवेदन करता है वाद को अंतरित कराने के लिए, तो न्यायालय क्या है, अन्य पक्षकारों को सूचना देगी, उनको सुनेगी। अगर वो सुनवाई के इच्छुक है या उनको ऑब्जेक्शन है तो उनकी सुनवाई करेगी और सुनवाई करने के बाद में अन्य जो पक्षकार हैं, जो अनिवासी प्रतिवादी, उनको भी सुनेगी, पक्षकारों को सुनेगी। पक्षकारों में वादी और प्रतिवादी दोनों आ जाते हैं,
तो पक्षकारों को सुनने के बाद न्यायालय को लगता है न्याय के हित में वाद को अंतरित किया जा सकता है, तो न्यायालय उस वाद को जयपुर या अन्य किसी स्थान पर जो वाद को सुनने के लिए कंपिटेंट या सक्षम न्यायालय उसको अंतरित कर सकती है। जिस न्यायालय में आवेदन किया गया है, यानी जिस न्यायालय में वाद फाइल है और जहां पर वाद अंतरित कराने के लिए आवेदन किया गया है, तो वो बताएगा कि कौन से न्यायालय में अब वाद का संज्ञान किया जाएगा या कौन सा न्यायालय इस वाद को सुनेगा, वो न्यायालय तय करता है। तो यहाँ पर ये राइट किसका था? ये प्रतिवादी को अधिकार प्रदान कर रहा था कि वो वाद को अंतरित करवा सकता है। सेक्शन 23 और 22 साथ में जुड़े हुए हैं। सेक्शन 23 बताता है कि सेक्शन 22 में जो प्रतिवादी आवेदन कर रहा था उसे आवेदन कौन से न्यायालय में करना होगा। सेक्शन 23 में 3 पॉइंट बताए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट कि अगर वो सारे के सारे न्यायालय जिसमें वाद फाइल किया जा सकता था, सारे के सारे न्यायालय एक ही अपील न्यायालय के अधीनस्थ हैं, तो उस अपील न्यायालय में आवेदन किया जाएगा। एग्जाम्पल कि कोई वाद है जो कहां पर नोखा में, कोलायत, लोणकंसर में या बीकानेर में फाइल किया जा सकता है। सिविल न्यायालय कनिष्ठ खंड या वरिष्ठ खंड में फाइल किया जा सकता है। लेकिन ये सारे के सारे किस अपील न्यायालय के अधीनस्थ है? बीकानेर जिला न्यायालय के अधीनस्थ है। इसलिए अगर कोई लूणकंसर में वाद फाइल था और नापासर में ट्रांसफर करवाना चाह रहा है, अंतरित करवाना चाह रहा है, तो उसे आवेदन कहां पर करना होगा? बीकानेर जिला न्यायालय में उसको आवेदन करना होगा। यानी वो विभिन्न न्यायालय जिसमें वाद अंतरित फाइल किया जा सकता था, वो सारे के सारे न्यायालय क्या है? एक ही अपील न्यायालय के अधीनस्थ है, तो उस अपील न्यायालय में आवेदन किया जाएगा। सेकंड पॉइंट कि वो सारे न्यायालय जिनमें वाद फाइल किया जा सकता था भिन्न भिन्न अपील न्यायालय के अधीनस्थ है, यानी भिन्न भिन्न अपील न्यायालय के अधीनस्थ है, लेकिन एक ही हाईकोर्ट के अधीनस्थ है, तो उस हाईकोर्ट में वाद फाइल उस हाईकोर्ट में आवेदन किया जाएगा। जैसे एक नोखा में, कोलायत तो लूणकंसर अलग अलग अपील न्यायालयों में आते हैं, लेकिन वो सारे के सारे राजस्थान हाईकोर्ट के अधीनस्थ हैं, तो आवेदन कहाँ करना होगा? उस राजस्थान हाईकोर्ट में करना होगा। थर्ड पॉइंट कि जहां वो न्यायालय भिन्न भिन्न हाईकोर्ट के अधीनस्थ है, एक राजस्थान हाईकोर्ट के अधीनस्थ लग रहा है, एक दिल्ली हाईकोर्ट के अधीनस्थ है, एक पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अधीनस्थ है, अलग अलग न्यायालय की स्थानीय अधिकारताएं हैं वो वाद फाइल। जैसे एक प्रतिवादी बीकानेर रह रहा है, एक दिल्ली रह रहा है, एक पंजाब रह रहा है। अब उन तीनों प्रतिवादियों में से कहीं पर भी वाद फाइल किया जाना है, तो वादी के पास क्या विकल्प रहता है? वो किसी एक, जैसे राजस्थान में बीकानेर में वाद फाइल कर देता है। अब जो दिल्ली वाला प्रतिवादी वो स्थानांतरित करवाना चाहता है, तो उसे कौन से न्यायालय में वाद फाइल आवेदन करना होगा? कौन से न्यायालय में आवेदन करना होगा? अगर वो न्यायालय भिन्न भिन्न हाईकोर्ट के अधीनस्थ हैं, तो प्रतिवादी को उस हाईकोर्ट में आवेदन करना होगा जिसमें वाद सर्वप्रथम फाइल किया गया था। यानी वाद कहाँ पे फाइल था? बीकानेर में फाइल था, तो बीकानेर में फाइल था, तो प्रतिवादी को आवेदन कहाँ पे करना होगा? राजस्थान हाईकोर्ट में आवेदन करना होगा। आई होप समझ आया होगा। सेक्शन 23 3 पॉइंट थे। एक ही अपील न्यायालय के अधीनस्थ है, तो उस अपील न्यायालय में। सेकंड पॉइंट भिन्न भिन्न अपील न्यायालय लेकिन एक ही हाईकोर्ट के अधीनस्थ है, तो उस हाईकोर्ट में। थर्ड पॉइंट है कि भिन्न भिन्न हाईकोर्ट के अधीनस्थ है, तो उस हाईकोर्ट में वाद आवेदन किया जाएगा जिसमें सर्वप्रथम वाद फाइल किया गया था। सेक्शन 24 और 25 वादों के अंतरण और प्रत्याहरण यानी ट्रांसफर और विड्रॉ से संबंधित है। सेक्शन 24 किसको पावर देता है? जिला न्यायालय और हाईकोर्ट को पावर देता है कि वो वाद को अंतरित कर सकता है या विड्रॉ प्रत्याहरण कर सकता है। तो सेक्शन 24 कह रहा है कि जिला न्यायालय
और उच्च न्यायालय को पक्षकारों के आवेदन करने पर या सब आवेदन करने पर जो सुनवाई के इच्छुक है उनको सुनने के पश्चात या स्वप्रेरणा सुओ मोटो भी जिला न्यायालय या हाईकोर्ट वादों को अंतरित कर सकते हैं या उसको प्रत्याहरण कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि अगर किसी जिला न्यायालय या हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय किसी वाद, अपील या आवेदन, 3 पॉइंट है, वाद, अपील या आवेदन की विधिक कार्रवाइयां लंबित है, वो पेंडिंग चल रही है, तो जिला न्यायालय और हाईकोर्ट को पावर है कि वो उस वहां से मंगा के अपने पास विड्रॉ कर सकता है। सेकंड पॉइंट, वो अपने समक्ष जिला न्यायालय या हाईकोर्ट किसी मामले, वाद, अपील, आवेदन की सुनवाई कर रहा है और उसे लगता है कि अधीनस्थ सिविल न्यायालय को इसे अंतरित कर दिया जाना चाहिए, तो वो उसको अंतरित कर देता है। तो जब अंतरित कर दिया जाता है या विड्रॉ कर लिया जाता है तब उसका विचारण कौन करेगा? या तो हाईकोर्ट या जिला न्यायालय स्वयं कर सकते हैं या किसी अन्य सक्षम सिविल न्यायालय को अंतरित कर सकते हैं। फर्स्ट, स्वयं कर सकते हैं। सेकंड, किसी अन्य को अंतरित कर सकते हैं। थर्ड, जहां से विड्रॉ किए गए थे यानी जिन न्यायालयों सिविल न्यायालय से विड्रॉ किए गए थे उन्हें वापस विचारण के लिए प्रत्याहरण, उनको वापस ट्रांसफर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है सेक्शन 24 में कि जब कोई मामला अंतरित किया जाता है या विड्रॉ किया जाता है तो उसकी सुनवाई कहाँ से प्रारंभ होगी? तो अंतरित न्यायालय के पास, यानी जिसके पास मामला विचारण के लिए ट्रांसफर होके आया है, उसको ये पावर दी गई है कि मामले की या तो प्रारंभ से सुनवाई प्रारंभ करे या पुनः सुनवाई प्रारंभ कर दे या उसी स्टेज से, जिस स्टेज से अंतरित होके मामला उसके पास आया है उसी स्टेज से मामले की सुनवाई प्रारंभ कर दे। तो इसमें जिला न्यायालय में अपर जिला न्यायालय और अपर और सहायक न्यायाधीश जिला न्यायालय के अधीनस्थ समझे जाएंगे। कोई वाद या कार्रवाई ऐसे किसी न्यायालय के अधीन अंतरित, कोई वाद या कार्रवाई ऐसे न्यायालय को अंतरित नहीं की जाएगी जिसे विचारण करने की अधिकारता ही नहीं है सीपीसी के अधीन। यानी सिविल न्यायालय किसी न्यायालय को वाद का सुनवाई करने या विचारण करने की अधिकारता ही प्रदान नहीं करता, तो उस मामले को अंतरित, उस न्यायालय को मामला अंतरित नहीं किया जाएगा। ये सेक्शन 24 जिला न्यायालय और हाईकोर्ट की अंतरण और विड्रॉ की पावर को समझाता है। सेक्शन 25 है जो सुप्रीम कोर्ट की अंतरण करने की शक्ति को बताता है। सुप्रीम कोर्ट में किसी भी पक्षकार के आवेदन पे सुप्रीम कोर्ट मामलों का अंतरण कर सकती है। यानी अगर कोई पक्षकार आवेदन करता है, आवेदन करने के बाद में न्यायालय पक्षकारों को सुनवाई करेगा और सुनने के बाद में उसे लगता है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि न्याय के हित के लिए वादों को अंतरित किया जाना आवश्यक है, तो ही सुप्रीम कोर्ट मामलों, वादों को अंतरित करेगा। अंतरित कैसे करेगा? कि एक राज्य के उच्च न्यायालय से लेके मामले को दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय को, या एक राज्य के सिविल न्यायालय से मामले लेके दूसरे राज्य के सिविल न्यायालय को मामला अंतरित कर सकता है। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष अगर कोई मामला चल रहा है, लंबित है, और उसे सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि राजस्थान हाईकोर्ट वाला मामले को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को मामला सुपुर्द या अंतरित कर दिया जाना चाहिए, न्याय के हित में ऐसा करना उचित है, तो वो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को मामला ट्रांसफर कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि राजस्थान में लोअर सिविल न्यायालय, यानी सिविल न्यायालय, कोई भी सिविल न्यायालय, कनिष्ठ खंड, वरिष्ठ खंड या जिला न्यायालय जो भी मामले का विचारण कर रहा है, उससे मामला लेके अन्य राज्य के सिविल न्यायालय को ट्रांसफर किया जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा भी कर सकती है। यहाँ पर सेक्शन
25 में जो सुप्रीम कोर्ट मामले को ट्रांसफर कर रही है वो पक्षकार के समावेदन यानी आवेदन पर ही किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कभी भी मामले को ट्रांसफर नहीं करेगी। जो पक्षकार द्वारा आवेदन यानी समावेदन जो किया जा रहा है उसके साथ में एक शपथ पत्र लगा हुआ होना जरूरी है। शपथ पत्र होगा, समावेदन यानी आवेदन के साथ में एक एफिडेविट लगा हुआ होना जरूरी है, तभी मामलों को अंतरित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अब जो अंतरित न्यायालय जिसको मामला ट्रांसफर किया गया, वाद, अपील या अन्य विधिक कार्रवाई ट्रांसफर की गई, अब वो जिसको मामला ट्रांसफर अंतरित किया गया उस अंतरित न्यायालय की ये पावर है कि वो मामले को या तो क्या है पुनः विचारण करे या उसी स्टेज से, उसी प्रक्रम या स्टेज से आगे कार्रवाई करे जिस स्टेज से उसे अंतरित किया गया है। दो ऑप्शन रहते हैं उसके पास अंतरित न्याय, या तो पुनः विचारण प्रारंभ कर दे शुरुआत से, या जिस स्टेज से मामला उसको अंतरित किया गया यानी उसको सौंपा गया उस स्टेज से वापस वो प्रारंभ करते हैं। शुरू से स्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट इसमें आता है सेक्शन 25 का सब क्लोज 4 है कि जहां सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि आवेदन तंग करने वाला था या तुच्छ था, तो वो जिसके विरुद्ध वाद सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वाद को अंतरित कराने वाला जो आवेदन है वो तंग करने वाला था या तुच्छ प्रकृति का था, तो न्यायालय क्या करता है, उस आवेदन को खारिज कर देता है। और खारिज करने के साथ में ही आवेदन करना यानी आवेदक पर 2,000 रुपए तक का प्रतिकर अधिरोपित कर सकता है, जो न्यायालय की परिस्थितियों के अनुसार उचित लगे न्यायालय को। वो प्रतिकर किसे दिया जाएगा, वो प्रतिकर उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसके वाद को अंतरित कराने के लिए आवेदन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मान लो कोई ऐसा न्यायालय है जिसे वाद, अपील या अन्य कार्रवाई को सुनने की अधिकारता नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको मामला अंतरित कर दिया है, तो वो सक्षम न्यायालय माना जाएगा और वो उस वाद, अपील, आवेदन को ऐसे विचारण करेगा कि मानो उसकी वो मूलतः दायर अधिकारता में दायर यानी उसकी ही अधिकारता थी उस वाद को सुनने की, वो उसको विचारण करेगा। तो ये थी सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 25 तक वाद दायर करने का स्थान, उसके बारे में ऑब्जेक्शन, वादों को अंतरण करना, उसका प्रत्याहरण करने से संबंधित प्रोविजन थे। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगा उसमें हम ऑर्डर स्टार्ट करेंगे। सेक्शन एक बार यहाँ तक रोकेंगे, उसके बाद में अपन ऑर्डर स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।